नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंडिया ने रशिया से Su-57 लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वो खुद के सुकोई को ही अपग्रेड करके Su-30 MKI में अपग्रेड कर दे। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिया पुल्स द प्लग, रशिया Su-57 फोकसेस ऑन सुपर सुकोई, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश के सिंह। तो अब समझ लेते हैं रशिया का 5th जनरेशन प्लेन Su-57 इंडिया ने लेने से क्यों मना कर दिया और ये सुपर सुकोई प्लेन आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। दोस्तों, अमेरिका की तरह ही रशिया भी चाहता है कि उसका 5th जनरेशन प्लेन Su-57E इंडिया परचेज कर ले, जिससे रशिया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक ही प्लेन करोड़ों की कीमत में आता है। जिसके बाद इस डील को अच्छा बनाने के लिए रशिया ने बहुत सी टेक्नोलॉजी जो यूज होने वाली होती है इस प्लेन में, उनको शेयर करने का भी डील करी। बट इंडिया का कहना है फिलहाल हम ये डील नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया फिलहाल अपना मेन फोकस सुपर सुकोई और AMCA पे करना चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ रिलायंस बनना चाहता है, ना कि किसी और देश पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के सभी पावरफुल देशों के पास कोई ना कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जरूर मौजूद है, उनकी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए। और इसी के साथ चाइना, जो हमारा पड़ोसी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, उसके पास भी J-20 और J-35 जैसे प्लेन्स हैं, जो दोनों ही प्लेन्स 5th जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान भी चाइना से J-35 लेने वाला है, जिसके बाद हमारे दोनों नेबर कंट्रीज, जो इंडिया के इस टाइम टॉप दुश्मन भी हैं, उन दोनों के पास ही 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। पर इंडिया के पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि राफेल भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट प्लेन है। क्योंकि हम सभी जानते हैं फ्यूचर के वॉर के लिए मॉडर्न कॉम्बैक्ट एयरप्लेन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल लॉन्ग रेंज मिसाइल से कुछ नहीं होने वाला। कई बार मॉडर्न एयरप्लेन्स को दुश्मन की टेरिटरी में जाकर वहां से मिसाइल लॉन्च कर कर आना पड़ता है, जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, जो किसी भी रडार की टेक्नोलॉजी में पकड़े जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे प्लेन्स होना बहुत जरूरी है हर एक पावरफुल कंट्री के लिए। रशिया अपने Su-57 के ऑफर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था इंडिया के अंदर ही, और HAL, जो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी है, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप करने वाला था, जिसकी वजह से वो फास्ट डिलीवरी देने वाला था। और इंडिया और रशिया की इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन होने वाली थी। बट इंडिया ने अभी फिलहाल इस ऑफर को मना कर दिया। दोस्तों, कुछ साल पहले इंडिया और रशिया ने जॉइंटली FGFA प्रोजेक्ट लॉन्च करा था साथ मिलकर, जो कि Su-57 पर ही बेस्ड था। बट इस प्रोजेक्ट में काफी सारी दिक्कतें आने लग गई। इंडिया को एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेसिटी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही थी, इंजन परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ रहे थे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी इंडिया को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए थी, उस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया नहीं करना चाह रहा था। इन्हीं सब चीजों की वजह से ये प्रोजेक्ट में दिक्कतें आई, जो कि 5th जनरेशन प्लेन्स पहले से ही काफी महंगे होते हैं। उसके बाद उनकी हाई कॉस्ट मेंटेनेंस और तो और परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, इंडिया 260 से ज्यादा Su-30 ऑलरेडी ऑपरेट करता है, जिसके बाद अगर न्यू Su-57 फाइटर जेट आता है, तो इसकी ट्रेनिंग, इसके स्पेयर पार्ट और नए मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सभी चीज इसमें जुड़ जाती। जिसके बाद इंडिया ने फैसला करा कि वो खुद ही Su-30 को अपग्रेड करेगा और उसको मॉडर्न वेपन के हिसाब से बनाएगा, जिसकी वजह से वो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को तो एडवांस करेगा ही करेगा, साथ ही AMCA पे भी काम करेगा, जो कि उसको लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। काफी लोग सोचते हैं कि सुपर सुखोई कोई न्यू प्लेन है जो इंडिया की टेक्नोलॉजी में आने वाला है, लेकिन ये कोई न्यू प्लेन नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग Su-30 का ही मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। सोचिए, जैसे आप पुरानी कार का सिर्फ पेंट नहीं, बल्कि इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सब कुछ अपग्रेड कर देते हैं, वैसे ही Su-30 को अंदर से ऑलमोस्ट नया बना दिया जाएगा। इस अपग्रेड के बाद ये प्लेन लगभग 25 से 30 सालों तक इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन बन सकता है। सबसे पहले अपग्रेड होगा उत्तम AESA रेडार। नॉर्मली रेडार एक टॉर्च की तरह होता है, जो एक ही डायरेक्शन में देखता है, लेकिन AESA रेडार में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिशन होते हैं, जो एक साथ मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। मतलब पायलट को बैटलफील्ड की ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में नए नए मिशन कंप्यूटर लगाए जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट का ब्रेन होते हैं, जो रेडार, मिसाइल और सेंसर को एक साथ कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी अपग्रेड होगा, जो एनिमे के रेडार और मिसाइल को कंफ्यूज करने में हेल्प करता है। डिजिटल कॉर्पेट और बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम भी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक एयरक्राफ्ट जब ही पावरफुल होता है जब उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोस, अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, लॉन्ग रेंज मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, इन सभी के साथ साथ फ्यूचर इंडिजीनियस मिसाइल्स को भी अपग्रेड करने का ऑप्शन आने वाला है। अब इन सब अपग्रेड्स के बावजूद सुखोई J-20 और J-35 के बराबर नहीं पहुंच पाएगा, बट सुकोई फिर भी 4.5 जनरेशन ही प्लेटफॉर्म रहेगा। बट फ्यूचर में इंडिया AMCA की तरफ आगे बढ़ सकता है, और इन्हीं सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से इंडिया को बहुत सारा सीखने का मौका मिलेगा, ताकि वो खुद का 5th जनरेशन प्लेन AMCA को जल्दी से जल्दी बना पाए
और इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड कर पाए, क्योंकि इंडिया का रियल गोल एएमसीए टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इंडिया के पास खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा और इसमें वेपन अपग्रेड्स के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद इसमें सुपर क्रूज और एआई एनेबल जैसे फीचर्स भी डाल सकते हैं। इसके डिजाइन पर भी इंडिया जोरों शोरों से काम कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंडिया एक इकोसिस्टम बना रहा है और यही सुपर सुखोई बनाने का रीजन है, ताकि इंडिया एएमसीए के पास जल्दी पहुंच सके और अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सके। क्योंकि इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम का फिलहाल सुपर सुखोई टारगेट है, जिसको इंडिया 2030 तक पूरा करना चाहता है। जिसके बाद राफेल्स की भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता है और तेजस MK1 और MK2 को 2032 और 35 तक, जिसके बाद वो 5th जनरेशन फाइटर जेट से भी फाइट करने के केपेबल हो जाए। और टीईडी BF जैसे 2 इंजन फाइटर जेट्स पे भी इंडिया काम करने वाला है 2038 तक। और इन सभी प्रोग्राम की हेल्प से इंडिया एक इकोसिस्टम बना रहा है, जिससे वो फाइनली अपना 5th जनरेशन खुद का प्लेन बना पाए 2038 तक, जो कि होने वाला है AMCA M1 और AMCA M2 2040 तक। ये सभी प्लेन्स इंडिया का फ्यूचर रोड मैप है। अब देखिए इंडिया को इससे फायदा क्या क्या होने वाला है। देखिए मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी आएगी, लो कॉस्टिंग में हम अपना ये काम कर सकते हैं और खुद से हम इसको अपग्रेड करेंगे, जिससे हम कभी भी वॉर की सिचुएशन में भी इसको इन हाउस अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हमारे बूम मिलेगा। बट इसके पीछे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंडिया के पास काफी टाइम तक 5th जनरेशन प्लेन खुद का नहीं आ पाएगा फिर, जिसकी वजह से वो J-20 और J-35 जैसे फाइटर प्लेन्स के साथ भी उसको रियल वॉर में प्रॉब्लम हो सकती है, जब तक इंडिया के पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आता। जिसकी वजह से कुछ लोग इसको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, बेटर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और इंडिया का सेल्फ रिलायंस के ऊपर एक बहुत अच्छा उपलब्धि मान रहे हैं। बट कुछ लोगों का कहना है कि रियल वॉरफेयर में अगर हमारे आसपास के दुश्मनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी इंडियन आर्मी 4.5th जनरेशन के प्लेन से कैसे लड़ेगी। अब साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देख लेते हैं सुपर सुखोई में और SU-57 में। जनरेशन में ये 4.5 होने वाला है, जबकि 5th जनरेशन है SU-57। कॉस्टिंग इसकी लो रहेगी, जबकि SU-57 की हायर कॉस्टिंग होने वाली है। इंडिया के पास ऑलरेडी 260 अपग्रेड्स हैं, जबकि SU-57 के लिए हम प्रॉपर रशिया के ऊपर डिपेंड होंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया होने वाली है, जबकि इसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी बाहर की और हम रशिया पे प्रॉपर डिपेंड रहने वाले हैं। इसी वजह से AMCA हमारे कल के लिए बहुत जरूरी है। बट क्या दोस्तों, अगर कल को पाकिस्तान या चाइना हम पे अटैक कर देता है, तो उस सिचुएशन की वजह से हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी और कंट्रीज से लेना चाहिए या नहीं, या अभी वेट कर खुद का प्रोग्राम पर ही वर्क करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी अगर इसी तरीके से केवल न्यूज को पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में समझना चाहते हो उसके बैकग्राउंड को, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।